हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम MEG 08 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे इससे पहले भी बनाया हुआ एक वीडियो है जो आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप MEG 08 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल पे अवेलेबल जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ऑन व्हाट्सएप आप अपना गैस पेपर बाय कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच टर्म वुड बी मोर सुटेबल, कॉमनवेल्थ लिटरेचर और न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश? कॉमेंट। तो आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर ज़्यादा सुटेबल रहेगा या न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ये जो टर्म है ये ज़्यादा सुटेबल रहेगी MEG 08 के लिए। तो गाइज देखो, बोथ द टर्म्स, दोनों जो हमारी टर्म्स हैं, हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब राइटिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश आउटसाइड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बाहर इंग्लिश में जो भी साहित्य लिखा गया है वो सारा न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में आता है। बट न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश इज जनरली कंसिडर्ड द मोर सुटेबल टर्म टुडे। और आज के समय में हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है न्यू लिटरेचर वाला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। द टर्म Commonwealth literature is linked to the political history of the British Empire. It defines these literatures in relation to Britain and carries a colonial bias. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप कॉमनवेल्थ शब्द का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा colonial bias देखने के लिए मिलता है। It suggests that such writing exists under the shadow of the former imperial center. तो अगर हम कॉमनवेल्थ लिटरेचर वर्ड का यूज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी भी वो इम्पीरियलिज्म के छतरी के नीचे ही लिख रहे हैं। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स कंट्रीज लाइक द USA विच वर वंस कॉलोनीज बट आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ में USA नहीं आता क्योंकि USA पहले कॉलोनी हुआ करता था, बट बाद में वो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज का पार्ट नहीं बनता है। एंड इट इग्नोर्स राइटिंग फ्रॉम रीजन्स विद कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल हिस्ट्रीज। नाउ ऑन द अदर हैंड, न्यू जो लिटरेचर है इंग्लिश में, इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर एंड मोर इंक्लूसिव टर्म है। इट फोकसेज ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी मीडियम, नॉट ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन। दिस टर्म रिकॉग्नाइजेज द क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द राइटर्स फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड द कैरिबियन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन से जो भी आपके लोग हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनका लिटरेरी पूरा मीडियम की तरह ये काम करता है। एंड हु हैव अडेप्टेड इंग्लिश टू एक्सप्रेस देयर ओन कल्चर। और उन लोगों ने अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी आइडेंटिटीज़ को, उन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों क्या करा, न्यू लिटरेचर्स लिखना शुरू करा। तो इंग्लिश में उन्होंने लिखना शुरू करा। मोर ओवर, कॉलिंग दीज लिटरेचर्स न्यू डज नॉट मीन दैट दे आर इन्फीरियर और रीसेंट। ठीक है, तो इनको न्यू कहने से ये मतलब नहीं हो जाता कि वो इन्फीरियर है या फिर रिसेंट है, बल्कि ये हाईलाइट करता है उनका इमरजेंस एज डिस्टिंक्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस दैट चैलेंज द एंड रीशेप द इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ. So while Commonwealth literature is historically important, new literature in English is more appropriate, but it is less colonial. ठीक है, तो न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो आपको लेस कॉलोनियल लगता है, और वहीं अगर आप कॉमनवेल्थ देखो थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ वो आपको लगेगा। नाउ अगला जो है आपका ग्रेन ऑफ व्हीट वाला ही है। ठीक है, ग्रेन ऑफ व्हीट पे एक और जो हमारा क्वेश्चन था वो गाइज हमने कल कवर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। तो ग्रेन ऑफ व्हीट जो है वो लिखा गया है न्योगी वा त्योंग के द्वारा। ठीक है, सो इन दिस वो प्रेजेंट करते हैं अ पावरफुल पिक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन केन्या। केन्या के अंदर जो लोग हैं उन्हें अंग्रेज़ों के शासन से जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो उन्होंने दिखाई हैं। उन लोगों के ऊपर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ एंड उनका जो गिल्ट है वो पूरा। सो colonial rule creates deep mental sufferings and fear among Kenyans. The character Mugo represents this trauma. Out of fear, he betrays the freedom fighter Kihika, जिसमें वो फ्रीडम फाइटर किहिका को भी बिट्रे करता है। तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड गिल्ट इसमें देखने के लिए मिलेगा। और जो न्योगी है वो शो करते हैं कॉलोनियलिज्म ने कैसे केन्या की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने होम गार्ड्स बनाए, अफ्रीकन्स हु वर्क फॉर द कॉलोनियल रूलर्स
Karanja, who becomes a home guard, represents a collaborator who betray their own people for power and safety. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि केन्या के अंदर जो समाज है उसका पूरा विभाजन भी इनके द्वारा कर दिया गया था। इकोनॉमिकली इन्होंने उन्हें एक्सप्लॉइट किया और उन्हें गरीबी की तरफ ढकेला। उसके अलावा उनके लैंड का भी लॉस होता है। सो द नॉवल रिपीटेडली स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड। द ब्रिटिश टुक फर्टाइल लैंड फ्रॉम द अफ्रीकन्स, डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो उनकी कॉलोनी थे तो उन्होंने उनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय करा, बिकॉज वो चाहते थे कि उनको सिविलाइज बनाएंगे। बिकॉज अंग्रेज़ों की नज़र में अफ्रीकन्स जो है उस टाइम पे अनसिविलाइज कहलाते थे। एंड योगी जो है वो शो करते हैं दैट इंडिपेंडेंस डज नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उन्होंने जो जिस बात पे बताया कि अगर आपको आज़ादी मिल जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगी। सो ड्यूरिंग द उहुरू सेलिब्रेशन, उहुरू मतलब कि इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में देर इज़ जॉय बट देर इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, ओल्ड इनइक्वालिटीज रिमेन एंड सम पीपल स्टिल सफर। This suggests that true freedom requires moral honesty and social justice, not just political independence. तो ट्रू फ्रीडम में आपको मॉरल ऑनेस्टी भी आनी चाहिए, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। सो थ्रू द कैरेक्टर्स लाइक मुगो, करंजा, किहिका, Yogi shows that colonial rule in Kenya caused fear, betrayal, economic exploitation and deep social division. A grain of wheat guys reveal करता है वो डैमेज जो कॉलोनियलिज्म ने कॉज किया था। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट द ट्रू लिबरेशन रिक्वायर कन्फ्रंटिंग। मतलब आपको अपने देश की इंटरनल जो वीकनेसेस हैं उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप जो है ट्रूली आज़ाद हो पाओगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं गाइस जो कि ग्रेन ऑफ व्हीट के अंदर उठाए गए थे। ओके, सो नाउ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको वापसी सिद्धवा का आइस कैंडी मैन को एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल की तरह बताना है। ये जो है आइस कैंडी मैन एक पावरफुल पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है बिकॉज इट एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्योंकि इसने अंग्रेज़ों का जो पूरा कॉलोनियल रूल था उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर किया है, पार्टीशन का ट्रॉमा एंड द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फेस्ड बाय पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद भारत के जो लोग हैं उन्हें जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा उसके बारे में भी इसमें बात की जाती है। तो नॉवल शो करती है पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947 और वो क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द हरिड विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश लीड टू केओस, वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एकदम से अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें अपना शासन विड्रॉ कर लिया था उसकी वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा फैलता है। सिद्धवा प्रेजेंट्स पार्टीशन नॉट एज फ्रीडम बट एज अ ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ, रिवीलिंग द पेनफुल आफ्टर इफेक्ट। तो कॉलोनियल रूल के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, पार्टीशन के बारे में उन्होंने बताया है। उसके अलावा ह्यूमन कॉस्ट जो चुकानी पड़ी, रायट्स हुए, मास किलिंग, लोगों को एबडक्ट किया गया, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है, उनकी पूरी जो लाइफ है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो ह्यूमन कॉस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि क्या कीमत मानवों को चुकानी पड़ी। सिद्धवा गिव्स वॉइस टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज स्पेशली वुमेन एंड द माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो सिद्धवा है उसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एक आवाज़ दी। आयाज एबडक्शन हाईलाइट जेंडर्ड वायलेंस, साथ ही साथ जो महिलाओं के प्रति जो वायलेंस था, पारसी कम्युनिटी के बारे में भी उन्होंने दिखाया कि कैसे जो माइनॉरिटीज़ थे वो हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पूरा फंस चुके थे और आइडेंटिटी का क्राइसिस था। द नॉवल एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी कन्फ्यूजन इन अ न्यूली डिवाइडेड लैंड। People who once lived together are forced to define themselves by the religion alone. केवल धर्म के आधार पर लोग बट गए थे एंड दिस लॉस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग इज अ की पोस्ट कॉलोनियल थीम। उसके बाद जो लेनी है उसके पर्सपेक्टिव को दिखाते हुए उन्होंने चैलेंज किए हैं कि इनोसेंट की जो वॉइस है वो एक आपको मतलब रियल क्रूएलिटी को दिखाती है एंड जो नेशनलिस्ट और कॉलोनियल अकाउंट्स हैं उसके वो उनको उनके प्रति एक काउंटर हिस्ट्री मतलब पेश की जाती है। कॉलोनियल ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन होता है तो ब्रिटिश की जो प्रेजेंस है धीरे धीरे फेड होती है नॉवल में, बट उनका जो इन्फ्लुएंस रहता है वायलेंस पे, उन्होंने पूरा इंडियन सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया था, उसके बारे में बात की गई है। वुमेन की जो बॉडीज़ हैं उनके साथ इतना वायलेंस हुआ, तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है पेट्रियार्कल सिस्टम को। Ayaz fate shows that independence does not automatically bring freedom to the women.
तो यहाँ पे आपको ये जो है ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर बताना है कि गाइस इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि महिलाओं को भी उस टाइम पे स्वतंत्रता मिल गई थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब वायलेंस का सामना महिलाओं को करना पड़ा था। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे कि आइस कैंडी मैन इज द पोस्ट कॉलोनियल नॉवल बिकॉज इट एक्सपोजेज द वायलेंट लेगेसी ऑफ द कॉलोनियलिज्म। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय को पूरा इसने एक्सपोज किया है। ये क्रिटिक है पार्टीशन का एंड फोरग्राउंड है मार्जिनलाइज लोगों की मतलब वॉइस के लिए। सो थ्रू पर्सनल स्टोरीज एंड द चाइल्ड नरेशन सिद्धवा प्रेजेंट्स अ डीपली ह्यूमन अकाउंट ऑफ द ट्रॉमा लेफ्ट बिहाइंड बाय द एम्पायर। तो इस एम्पायर ने अपने पीछे जो लोगों को ट्रॉमा दिया, ठीक है, जो लोगों को सफरिंग्स दी, उन सभी सफरिंग्स के बारे में गाइस आइस कैंडी मैन में बात हुई है। सेम ऐसे ही जैसे ऊपर वाला हमने पढ़ा था ग्रेन ऑफ व्हीट वाला, उसके अंदर किसके बारे में, जो केन्या के लोग हैं वो उनसे रिलेटेड है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे बाकी वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए MEG08 का जो गेस्ट पेपर है फॉर टुमारो एग्जामिनेशन आप उसे परचेज कर सकते हैं।